और बच्चों कैसे हैं आप लोग? मैं सुनील सर आपके साथ फिर जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ अपने न्यू चैप्टर हेलो एल्केन्स के टॉपिक एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट्स करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 360। और पिछली क्लास में मैंने आपको जो है हेलो एल्केन्स के बनाने की विधि और उसके गुण, भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में मैंने डिस्क्राइब किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। एल्किल हैलाइड जैसा कि आप जानते हैं एल्किल हैलाइड को हम आर और एक्स बोलते हैं। एल्किल आर, हैलाइड आपका एक्स होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं, प्रतिस्थापन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब या सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन जैसे कार्बन आपको पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड अगर उसके बीजी हैं तो किसी एक बॉन्ड को रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन बोलते हैं। अभिक्रिया, और इसी के हम लोग क्या देखने वाले हैं? क्रियाविधि। इसकी जो है हम लोग क्रियाविधि देखने वाले हैं। एल्किल हैलाइड जो है ये आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया दिखाते हैं। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही क्या होता है? नाभिक स्नेही 2 कंटेंट हमारे पास होते हैं। एक नाभिक स्नेही, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही इसकी इंग्लिश होती है और न्यूक्लियोफिलिक, और इसका होता है इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में मैंने शायद पिछली क्लास में बताया था, फिर भी वापस अगेन बताता हूं। नाभिक स्नेही जो नाभिक को पसंद करते हैं। नाभिक, किसी परमाणु का जो नाभिक होता है उसके नाभिक में जो होता है प्रोटॉन होते हैं प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं? आपके चक्कर लगाते हैं। तो अगर नाभिक की बात करें, आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि जो नाभिक पे चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है, यानी नाभिक पे जो चार्ज होगा वो कौन सा होगा? प्लस होगा। और नाभिक को जो स्नेह करे, यानी नाभिक को जो पसंद करे, नाभिक को कौन पसंद करेगा? प्लस को कौन पसंद करता है? प्लस को पसंद करता है माइनस, यानी जिस पे माइनस चार्ज होता है वो किसको पसंद करते हैं? नाभिक को। और इलेक्ट्रॉन्स में ही इलेक्ट्रॉन को जो पसंद करे, यानी माइनस को जो पसंद करे, यानी उनके पास कौन सा चार्ज होगा? प्लस। जैसे अगर NH4 प्लस बात करें तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन्स में ही है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ये सब पे निगेटिव चार्ज है और ये सब क्या होते हैं? नाभिक स्नेही होते हैं। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो एल्किल हैलाइड यानी एक्स पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस, और R पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस। हैलाइड जो होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं, और इसीलिए हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एल्किल हैलाइडों की प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया की क्रियाविधि। जो क्रियाविधि है वो एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया दिखाते हैं। यानी जब एल्किल हैलाइड की बात करें तो वो अपने X को तभी रिप्लेस करता है जब कोई निगेटिव पोर्शन इसके पास आता है। अगर मान लीजिए X जुड़ा हुआ है, अगर कोई निगेटिव पोर्शन जैसे OH आ गया तो वही X को रिप्लेस करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसकी क्रियाविधि 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी SN1 अभिक्रिया और दूसरी होती है SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया, जो इनकी क्रियाविधियां होती हैं वो 2 होती हैं। एक होता है आपका SN1 और दूसरा होता है आपका SN2। SN का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इसका होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। ये होगा यूनिमोलिक्यूलर, यानी नाभिक में एक आरुक। यूनिमोलिक्यूलर मतलब यूनि मतलब क्या होता है? एक, और मॉलिक्यूलर मतलब अणु। एक आरुक नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन।
यानी एक आड़ुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 का नाम होता है, जबकि SN2 का सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर होता है। बाई मॉलिक्यूलर, बाई का मतलब होता है दो और मॉलिक्यूलर मतलब अणु, यानी दोनों का मतलब सेम है, बस इसमें यूनी मॉलिक्यूलर आ रहा है, उसमें बाई मॉलिक्यूलर आ रहा है। SN1 का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनी मॉलिक्यूलर और SN2 का है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। यूनी मॉलिक्यूलर में एक मॉलिक्यूल भाग होते हैं, बाई मॉलिक्यूलर में 2 भाग होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो पहले हम डिग्री को जानना जरूरी होगा। एक तो होता है मेथिल हैलाइड, उसके बाद होगा 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री। इसको जानना हमको जरूरी है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और मेथिल हैलाइड क्या होता है। 1 डिग्री का मतलब जो कोई भी कंपाउंड, कोई भी परमाणु, जैसे H हाइड्रोजन की बात करें, जिस कार्बन से वो जुड़ा है, ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा, अगर वो एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है, एक भी कार्बन से अगर वो नहीं जुड़ा है तो वो आपका होगा मेथिल हैलाइड। यानी X जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो ये कहलाया आपका मेथिल हैलाइड। 1 डिग्री अगर हैलाइड, 1 डिग्री अगर बात करेंगे, 1 डिग्री हाइड्रोकार्बन, यानी कार्बन जिससे X जुड़ा हुआ है, वह कार्बन जिससे X जुड़ा हुआ है वह अगर एक कार्बन से जुड़ता है, अगर वह एक कार्बन से जुड़ता है तो वो 1 डिग्री हैलाइड कहलाता है। यहाँ पे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अब कार्बन के बॉन्ड चारों तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कंप्लीट है। ये आपका अगर देखा जाए तो एथिल हैलाइड है, एथिल हैलाइड। 2 डिग्री की बात करें तो 2 डिग्री में कार्बन जो X जिस कार्बन से जुड़ा है वो कम से कम 2 कार्बन से जुड़ा हो, तब ये कितना डिग्री कहलाएगा, ये 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड कहलाएगा। अगर इसका बॉन्ड कंप्लीट करें तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपका 2 डिग्री का है। 3 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन जो है आपका X जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 कार्बन से अगर जुड़ा है तो वो कितने डिग्री का कहलाएगा, 3 डिग्री। यानी हमारे पास जो, क्योंकि अब 4 डिग्री तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जिससे वो X जुड़ रहा है वह कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा तो मैक्सिमम 3 डिग्री होगा और मिनिमम आपका 1 डिग्री होगा और एक आपका होगा मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मेथिल हैलाइड क्या होता है। मेथिल हैलाइड जब X जो है कार्बन से जुड़ा हो और कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ता है तो मेथिल हैलाइड होता है, मेथिल होता है मेथिल हैलाइड। अगर आपका X जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है। अगर वो जो है X जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री होगा। अगर X जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा। अब यहाँ देखेंगे SN1 की बात करेंगे तो SN1 अभिक्रिया सिर्फ 3 डिग्री वाले दिखाते हैं। 3 डिग्री जो होते हैं एल्किल हैलाइड वही SN1 अभिक्रिया दिखाते हैं, जबकि SN2 अभिक्रिया आपका मेथिल का मतलब होता है CH3X 1 डिग्री और 2 डिग्री दिखाते हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री दिखाते हैं। जबकि 3 डिग्री आपका कौन दिखाता है, SN1 अभिक्रिया। जो हम पढ़ रहे हैं क्रिया विधि, अब फिर से बताता हूँ। एल्किल हैलाइडों की जो प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है उनकी क्रिया विधि 2 भागों में बांटी गई है। एक है आपका SN1 अभिक्रिया और दूसरा है SN2 अभिक्रिया। SN1 का जो फुल फॉर्म होगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, या आप कह सकते हैं एक आड़ुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। एक आड़ुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दूसरा होगा आपका SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर, यानी द्विआड़ुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया SN2। SN1 दिखाते हैं 3 डिग्री और SN2 दिखाते हैं मेथिल हैलाइड 1 डिग्री और 2 डिग्री। इस चीज को दिमाग में अपने सेट कर लीजिएगा कि SN1 जो है 3 डिग्री और SN2 CH3X 1 डिग्री और 2 डिग्री ही शो करते हैं। और मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं SN1 अभिक्रिया के बारे में। अगर हम बात करेंगे कि एक आड़ुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया का डिफिनेशन क्या होगा, तो इसमें होगा कि जो आक्रमणकारी आयन होते हैं वो नाभिक स्नेही होते हैं। क्या होते हैं, नाभिक स्नेही।
SN1 अभिक्रिया में अगर देखा जाए तो इसमें जो रिएक्शन होता है वो 1 स्टेप में होता है। अब मैंने कहा था 3rd डिग्री का होगा, 3 डिग्री का, यानी कार्बन X जो है आपका 3 SN1 X जो है आपका कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होगा। X जिस कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है? 3 जुड़ा, क्योंकि ये जो रिएक्शन दिखाते हैं वो 3 डिग्री या तृतीयक हेलो एल्किल हैलाइड दिखाते हैं। अब ये होगा आपका CH3 CH3 CH3। इसको हम शॉर्टकट में अगर लिखें तो CH3 का होल थ्राइस X, CH3 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 CX। अब इस पे अगर कोई नाभिक स्नेही मतलब क्या कि जब कोई जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, वही तो है नाभिक स्नेही। यहाँ पे हम लेके आएंगे आपका NaOH। क्या लेके आते हैं? NaOH। आपको पता है NaOH जब टूटता है तो Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, यानी सबसे पहले इसका क्या होगा? आयनन होगा। क्या होगा आपका? आयनन। तो ये अब आप बताइए, अगर किसी भी एलिमेंट का अगर आयनन होता है, किसी भी कंपाउंड का अगर आयनन होगा तो क्या होगा? वो तो प्लस और माइनस में टूटता है। यहाँ पे क्या होगा? X पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस, यानी CH3 का होल थ्राइस C पे प्लस होगा और प्लस क्या होगा आपका? X माइनस। ये फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? सेकेंड स्टेप में आपका CH3 का होल थ्राइस C पे प्लस चार्ज और इसका अटैकिंग जो होगा, अटैकिंग आक्रमणकारी जो आयन होगा वो निगेटिव आयन है, क्योंकि ये क्या है आपका? नाभिक स्नेही है। नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक है, जो कि आपका NaOH से आएगा। तो ये अटैक करता है। ये अभिक्रिया मंद होती है। ये कैसी अभिक्रिया होती है? मंद होती है। सवाल ये है कि ये मंद क्यों होती है? आपने कहावत सुनी होगी, आधी छोड़ सारी पे धावे, आधी मिले न सारी पावे। यहाँ पे बात ये है, आधी छोड़, पता चला मैं X को भी छोड़ दूं, कोई और हमको मिलेगा, इसलिए ये अभिक्रिया क्या होगी? पहले सोच समझ के अपने आप को तोड़ना चाहेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत तोड़ देगा OH तुरंत ज्वाइन कर लेगा, नहीं, पहले वो सोचे। यानी ये अभिक्रिया क्या होगी? आपकी स्लो होगी। कैसी होगी? स्लो होगी। आधी रोटी देने से पहले आप सोचेंगे ना कि पता नहीं बड़ी मिलेगी कि ना मिलेगी। उसी तरह से जब ये रिएक्शन अपने आप को तोड़ेगा, पहले आयनन होगा। ये जो रिएक्शन आएगा ये किसमें आएगा? आयनन में आएगा। और आपको पता है आयनन होता है किसी भी कंपाउंड का तो वो धनायन और ऋणायन में बदलता है। आयनन जब होता है आयनन, तो कोई भी कंपाउंड या तो धनायन बने, मतलब धनायन और ऋणायन में टूटता है। जैसे वाटर टूटता है H प्लस और OH माइनस में, तो H प्लस और OH माइनस में टूटना ही क्या कहलाता है? आपका आयनन कहलाता है। आयनन की अंग्रेजी होती है आयनाइजेशन। यहाँ पे आयनन हुआ। अब ये आयनन जब हो गया है तो OH जैसे देखेगा तुरंत इसके साथ क्या करेगा? अटैक करेगा, और ये अभिक्रिया क्या होगी? आपकी तीव्र होगी और तुरंत ये कंपाउंड बनेगा आपका क्या? CH3 का होल थ्राइस COH बनेगा। ये है। तो ये आपकी जो अभिक्रिया है, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया? SN1 अभिक्रिया है। याद रखिएगा SN1 अभिक्रिया 2 स्टेप में होती है। ये स्टेप आपका फर्स्ट है, पहले क्या होता है? आयनन होता है। स्टेप सेकंड में जो है आपका OH से ये जुड़ा है। OH जो आपका नाभिक नहीं है, आक्रमणकारी जो इसमें आयन है वो क्या है? नाभिक नहीं है। वो इस पे क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है, डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है। ये आपका क्या होगा? पहले ये तोड़ता है फिर जोड़ता है। अभी आप SN2 अभिक्रिया जब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले वो तोड़ता ही नहीं है, पहले अपनी तरफ बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड बनाता है, उसके बाद तब उसको तोड़ता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगर अभिक्रिया का दर नियम देखा जाए, इसमें आपने अभिक्रिया की कोटि पढ़ी होगी। एक होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी जीरो कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़ी होगी आपने, और पढ़ा होगा आपने द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसी भी अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। सांद्रता आपने रासायनिक साम्य चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि सांद्रता जो होती है उसी पे ये कोटि निर्भर करती है। ये प्रैक्टिकल के थ्रू पता चलता है किस पे निर्भर करती है। इसमें जो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर क्या होता है? अभिक्रिया की दर
अभिक्रिया की दर क्या होती है? दर मतलब जैसे चाल होती है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। चाल जो है किस पे डिपेंड करती है? कितनी दूरी में कितना समय तय किया। लेकिन अभिक्रिया सांद्रता पे निर्भर करती है, कितने समय में कितना सांद्रता परिवर्तित हुआ। अब बताइए, ये दौड़ थोड़ी लगा रहा है रिएक्शन के अन्य भाग से, देखेगा कि यहाँ से जो है आपका कोई भी जगह और डेस्टिनेशन कितना दूर है, नहीं। अभिक्रिया जो है, अभिक्रिया में सांद्रता में परिवर्तन होता है, और सांद्रता में परिवर्तन कितने समय में कितना सांद्रता परिवर्तित हुआ, वही क्या कहलाती है? अभिक्रिया की दर कहलाती है। सांद्रता को हमेशा हम लोग रासायनिक साम्य चैप्टर में, आपने फिजिकल केमिस्ट्री इसको पढ़ा होगा, जिसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ये इसमें जो अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की दर किस पे निर्भर करती है? सिर्फ CH3C पे निर्भर करती है। आप कह सकते हैं इसको नहीं, आयरन इसका और अभिकारक ये है, यानी आपका जो के ब्रैकेट में CH3 का होल थ्राइस CX इस पर निर्भर करती है। यानी अभिक्रिया की दर जब किसी अभिकारक के एक सांद्रता पर निर्भर करे, अभिकारक के उत्पाद अभिक्रिया के किसी एक कंपाउंड पर निर्भर करती है, तो वह जो है आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। यानी SN1 जो अभिक्रिया होती है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अब हम सर पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन के बारे में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि SN1 जो रिएक्शन है वो 3 डिग्री एल्किल हैलाइडों पर निर्भर करती है, जबकि SN2 अगर रिएक्शन की बात करें तो ये आपका CH3X या 1 डिग्री और 2 डिग्री पर निर्भर करती है। SN2 जो अभिक्रिया है मेथिल और 1 डिग्री और 2 डिग्री पर निर्भर करती है। इसमें आपका जो रिएक्शन मैं दिखा रहा हूं आपका CH3Cl पे दिखा रहा हूं। CH3Cl आपका जो है OH निगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है क्या बनेगा? CH3OH प्लस Cl माइनस। ठीक है जी। इसका क्रिया विधि देख लेते हैं हम लोग। क्या देख लेते हैं? क्रिया विधि देखें तो CH3Cl प्लस OH माइनस ये बना लेगा आपका Cl डॉट 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 CH3 डॉट 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 OH। इस पे समथिंग नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे भी समथिंग नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका? अब देखिए समथिंग नेगेटिव चार्ज क्यों आ रहा है? अब पूरे कंपाउंड पे समथिंग पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, डबल समथिंग। क्यों? एक कंप्लीट बॉन्ड अगर टूटता है तो कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस आता है, लेकिन जब जो है दोनों निगेटिव पोर्शन इससे जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे जो है बॉन्ड तो CH3 एक ही बॉन्ड बनाएगा। आप ठीक से देखेंगे तो ये आपके 2 H ऊपर हो गए और 1 H नीचे हो गया। तो इसमें क्या होगा? थोड़ा थोड़ा करके बॉन्ड बना रहा है। कंप्लीट बॉन्ड बना रहा है तो पूरा कंप्लीट माइनस होता है, कंप्लीट प्लस होता है। टूटना, Cl अपने आप को तोड़ेगा कब? मैंने कहा था अभी SN1 अभिक्रिया में पहले वो क्या करता है? तोड़ता है, फिर दूसरे को जोड़ता है। इसमें क्या कर रहा है? इसको भी चारा डाल रहा है, इसको भी चारा डाल रहा है, और इसको तब छोड़ेगा Cl को जब OH कंप्लीट रूप से क्या कर लेगा? पकड़ लेगा। यानी ये भी अभिक्रिया जो होती है आपकी मंद होती है। कैसी होती है? मंद होती है। और इसके बाद ये जो तीव्र अभिक्रिया होती है यह तुरंत क्या करेगा? आपका Cl माइनस को निकाल देगा, Cl माइनस को क्या कर देगा? तोड़ देगा और बना लेगा क्या? CH3OH। तो एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है SN2 अभिक्रिया। इसमें जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर ये आपका के CH3Cl और OH माइनस दोनों पर निर्भर करती है। इसलिए एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है जी, SN2 होगा। और इससे पहले क्या था आपका? SN1 अभिक्रिया थी। अब हम बात करेंगे नाभिक स्नेही की क्षारकता की। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। आपने एक थियरी पढ़ी थी अम्ल और क्षार को पता करने की। अगला हेडिंग जो हमारा है
और नाभिक स्लेही की क्षारकता, नाभिक स्नेही की क्षारकता, न्यूक्लियोफिलिक बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक बेसिसिटी। नाभिक स्नेही की क्षारकता, क्या होती है क्षारकता, ध्यान दीजिएगा। पहले आप जान लीजिए अम्ल और क्षार के बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में। आपको पता है कि पहले जो डिफिनेशन आता था कि जो अम्ल वे होते हैं जो OH धनायन देते हैं, और क्षार वे होते हैं जो OH ऋणायन देते हैं। अब आप हमको ये बताइए, ये थीसिस पुरानी है, तो पुरानी का मतलब क्या? इसके बाद दूसरी थीसिस भी आई है कि जो प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता वो अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं आपके? क्षार। उसके बाद एक और नियम आया, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, और दूसरा है आपका इसी में इलेक्ट्रॉन युग्म दाता। इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ये कहूं कि आज से 50-60 साल पहले जो है लड़कियां वो है जिनके बाल बड़े बड़े और सूट और सलवार पहनती है, और लड़के वो है जो पैंट शर्ट पहनते हो, क्या जिनके बाल छोटे हो। आज के जमाने में क्या वो पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब की जो लड़कियां हैं उनके बाल छोटे भी हो सकते हैं, जींस पैंट या जींस टी शर्ट भी पहन सकती हैं, जबकि लड़के के भी बाल बड़े हो गए। आप लोग तो जान ही रहे हैं, सेम टू सेम कहानी है। समय के साथ जो है नियम बदलता है, चेंजिंग इज द रूल ऑफ नेचर। यहाँ भी चेंज हुआ है, जब तक चीज कोई कंप्लीट कर। और वैसे भी अब तक जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं, सिर्फ एक सिद्धांत की हम बात करें जो अभी सही है, बाकी सब सिद्धांत लगभग बदलते हुए हैं। यहाँ पे जब शुरू में सिद्धांत दी गई थी, अम्ल वे है जो H धनायन दे, ठीक है, और क्षार वे है जो OH माइनस दे। याद रखिएगा H+ को, ये तो ठीक है, आपको पता है कि जो HCl है वो H+ देगा, HNO3 है वो भी आपका क्या देगा? H+ देगा। लेकिन जिसके पास H हो ही ना वो कैसे H+ देगा? अब बताइए, जिसके पास H हो ही ना वो कैसे देगा? तो उसी पे प्रॉब्लम हुआ, और तब जाके हमारे सामने है प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता मतलब क्या? H+ को रदरफोर्ड ने 1919 में H+ को ही प्रोटॉन कहा था। अब ध्यान समझिएगा, H+ दाता, ये पुरानी थीसिस है। अम्ल वे है जो H धनायन दे। अभी बात वही हो रही है कि H धनायन जो दे वो क्या? वही तो प्रोटॉन है। H धनायन दे वो अम्ल है, और H धनायन को ही रदरफोर्ड ने क्या कहा? प्रोटॉन का। यानी H धनायन, ये भी वही वर्ड कह रहा है कि जो H धनायन दे वही, यानी प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन किसको कहा गया? H+ को। यानी अम्ल वही, सेम टू सेम थीसिस है, बस उसका स्टेटमेंट वर्ड बदल गया। वर्ड क्या बदल गया? प्रोटॉन दाता आ गया। इससे पहले क्या था? H धनायन, जबकि रदरफोर्ड ने H+ को ही तो रदरफोर्ड ने कहा था 1919 में कि यही प्रोटॉन है। उसके बाद देखिए अब OH-, तो जाहिर है कि प्रोटॉन दाता होगा, ये क्या होगा? आपका प्रोटॉन ग्राही होगा। जो दाता होगा उसका जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा? ग्राही होगा। अब इस चीज को देखिए, ये बताइए, जो प्रोटॉन दे रहा है, यानी जो प्लस दे रहा है, वो किसको लेना चाहेगा? माइनस को। यानी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होगा। क्या होगा वो? इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। जो दाता है यानी पॉजिटिव का जो दाता होगा वो किसको लेना चाहेगा? माइनस को। यानी ये तीनों थीसिस एक ही है। ये लुईस अम्ल और क्षार है, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी है, और ये अरहेनियस है। ये तीनों सिद्धांत है। इस सिद्धांत को अरहेनियस ने दिया था, अरहेनियस। इसको दिया था ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने, और इसको कहा था लुईस ने। तो फिलहाल हमारे सामने है लुईस इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही और इलेक्ट्रॉन युग्म
दाता। ये आपका अब की थीसिस है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या होता है, अम्ल होता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या होता है, आपका क्षार होता है। और आप बताइए, एक चीज और बताता हूं, इसको तो समझ गए आप। दूसरा थीसिस आपके सामने ये है कि बेसिसिटी और एसिडिटी किसे कहते हैं, यानी क्षारकता और अम्लता किसे कहते हैं। क्षारकता और अम्लता। क्षारकता होता है अम्ल का, अम्लता क्या होता है, क्षारकता, और अम्लता होता है क्षार का। अम्ल की कितनी मात्रा किसी क्षार को न्यूट्रलाइज कर सकती है, वही उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता। और क्षार की कितनी मात्रा अम्ल को न्यूट्रलाइज यानी उदासीन कर सकती है, वही उसकी क्या कहलाती है, अम्लता। समझ गए आप। यहाँ पे नाभिक स्नेही की क्षारकता की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, नाभिक स्नेही, यानी बेसिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, यानी क्या है, नाभिक स्नेही की क्षारकता। देखते हैं इसे। जो अभी हम लोग पढ़े नाभिक स्नेही की क्षारकता। नाभिक स्नेही जो भी परमाणु है, जो कौन सा चार्ज रखती है, नाभिक स्नेही आपका पॉजिटिव चार्ज रखती है, ये किसी ने एच धनायन के साथ बंधुता बना सकती है, वही उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। डिफिनेशन यही है कि प्रोटॉन को बांधे रखने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी टू बॉन्ड द प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड बेसिसिटी। नाभिक स्नेही एच धनायन को अपनी तरफ बांधे रखने की जो कैपेबिलिटी कहलाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही की क्षारकता कहलाते हैं। बस यही इसका डिफिनेशन था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्रुवण गुणन या समावयवता। ध्रुवण गुणन, ध्रुवण गुणकता और ध्रुवण समावयवता, इसको हम लोग समझते हैं। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी होगा। इसमें हम बात करेंगे कि समावयवता की। समावयवता अब तो सिलेबस से काट दिया गया है, लेकिन जानना जरूरी है। आइसोमेरिज्म, समावयवता यानी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका संरचनात्मक संरचना समावयवता, संरचनात्मक समावयवता, और दूसरा है आपका त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता को फर्दर डिवाइड किया गया, तो हमको यहाँ पे भी वैसे लिख देता हूं मैं, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता, श्रृंखला समावयवता, मध्यावयवता और चलावयवता। पांच हो गए। एक कहीं कहीं और आपको बुक में देखने को मिल जाएगा, रिंग समावयवता यानी चक्रीय समावयवता देखने को मिलता है। त्रिविम समावयवता को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ज्यामितीय समावयवता और दूसरा है आपका प्रकाशकीय समावयवता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ये आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो प्रकाशकीय समावयवता को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो समावयवता देखते हैं हम इसमें कि ध्रुवण गुणन, ध्रुवण गुणकता और ध्रुवण समावयवता। आपको पता होना चाहिए कि जो सूर्य से किरणें आती हैं वो सभी डायरेक्शन में चलती है। सभी डायरेक्शन मतलब क्या, जो सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं वो सभी दिशाओं में चलती हैं, हर एक दिशा में निकलती है, सभी दिशाओं से आती है। जब हम इसको निकोल प्रिज्म के रास्ते पास करते हैं, गुजारते हैं, तब ये जो सभी तलों पे जो चल रही थी, सभी तलों पे विचरण कर रही थी, वो निकोल प्रिज्म के रास्ते निकालने पे वो समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, समतल ध्रुवित प्रकाश में।
जिसको बोलते हैं अनपोलराइज लाइट, और ये आपकी हो जाती है पोलराइज लाइट। अगर कोई कंपाउंड क्रिस्टलीय अवस्था में या विलयन में इसी समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर वो कोई भी कंपाउंड जो है वो अगर क्रिस्टलीय अवस्था में, क्रिस्टल आप जानते हैं ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टल और क्रिस्टल, इस चीज को मैं आप ठोस में पढ़ लीजिएगा। फिलहाल जो है क्रिस्टलीय और विलयन में जो है आपका समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर वो राइट साइड घुमा देती है, दाहिनी तरफ घुमा देती है, क्लॉकवाइज घुमा देती है, तब हम उसको बोलते हैं डेक्सोरोटेटरी। अगर वो बाई साइड घुमाएगी तब उसे क्या बोलेंगे? लैबोरेटरी। एंटी क्लॉकवाइज लैबोरेटरी को यस डिनोट करते हैं, उसको डी से याद रखिएगा, डी फॉर दाहिना, एल फॉर लेफ्ट। और जो है जो पदार्थ इसको बोलते हैं जैसे घुमा देना, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देना। जैसे मान लीजिए मैं आया, मुझे घुमा दिया, मतलब क्यों घुमा दिया? उसका फोर्स हमसे ज्यादा, या फिर मैं उसके प्रति क्या लिखा? ध्रुवण घूर्णन हो गया। क्या हो गया? ध्रुवण घूर्णन हो गया। क्या हो गया? ध्रुवण घूर्णन, यानी वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब मान लीजिए मैं मीट मछली नहीं खाता, आप मुझे बताइए अगर मैं मछली मार्केट से गुजरूंगा तो क्या मैं मछलियों को देखूंगा? नहीं देखूंगा। इसका मतलब मैं एक्टिव नहीं हूं किसके प्रति? उस मछलियों के प्रति। क्यों नहीं एक्टिव? क्योंकि मैं खाता नहीं। उसी तरह से कंपाउंड के साथ है। कंपाउंड अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट और राइट की साइड घुमा रही है, यानी ऑप्टिकली क्या है? ऑप्टिकल मतलब होता है प्रकाश। ऑप्टिकल का देखिए आप चश्मे की दुकान पर लिखा रहता है ऑप्टिकल शॉप। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश। ध्रुवण घूर्णन, ये पदार्थ जो इसको राइट और लेफ्ट की तरफ घुमा रही है, राइट और लेफ्ट की तरफ क्या कर रही है? घुमा दे रही है, उसे ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। वह पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट या लेफ्ट की तरफ घुमा देती है, उस पदार्थ को ऑप्टिकल एक्टिव बोलते हैं। मतलब ये ध्रुवण घुमा देना, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देना ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, और घूम जाना, सॉरी, इसके प्रति व्यवहार दिखाना ऑप्टिकल एक्टिव, उसको घुमा देना ध्रुवण घूर्णकता। क्या बोलते हैं उसे? ध्रुवण घूर्णकता। और एक आपको मिलेगा ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। ध्यान समझिएगा, इन तीनों टॉपिक को आप क्लियर समझिएगा। इसे तीन टॉपिक है, ध्रुवण घूर्णन, ध्रुवण घूर्णकता और ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। अगर कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश पे राइट या लेफ्ट घुमाने की टेंडेंसी रखता है, प्रवृत्ति रखता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। अगर वो उसको घुमा दिया यानी ऑप्टिकली रोटेशन, ऑप्टिकली एक्टिविटी, क्या बोलेंगे हम उसे? ऑप्टिकली एक्टिविटी। उसको घुमा देना, ध्रुवण घूर्णन यानी ऑप्टिकली रोटेशन। वो क्या कर दे रही है? उसको घुमा दे रही है, यानी राइट और लेफ्ट। देखिए पदार्थ दो है, एक तो जो नहीं घुमाएगी, जो घुमा रही है वो घुमाना क्या? ध्रुवण घूर्णन है, यानी ऑप्टिकल रोटेशन है। यानी ऑप्टिकल मतलब प्रकाश को क्या कर दे? रोटेट कर दे रही है। ध्रुवण घूर्णकता, उसको घुमा देना है, क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी है। और वह पदार्थ क्या कहलाएगा? ऑप्टिकल एक्टिव पदार्थ। यानी जो पदार्थ इस समतल ध्रुवित प्रकाश को राइट या लेफ्ट की तरफ घुमा देती है उसे ऑप्टिकली एक्टिव पदार्थ यानी मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ध्रुवण घूर्णक पदार्थ ऐसे पदार्थ जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं या दाईं तरफ घुमा देते हैं। ध्रुवण घूर्णकता, उनका घुमा देना ही ऑप्टिकल एक्टिव बताता है, मतलब मैं इसके प्रति संवेदनशील हूं। और घूम जाना ही क्या कराता है? ऑप्टिकल रोटेशन कराता है। यानी आपका लाइन जो होगा वो ये होगा कि वह प्रकाश, सॉरी, कुछ पदार्थ जो क्रिस्टलीय अवस्था या विलयन में समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश को, तल को दाईं या बाईं ओर, इस तल को दाईं या बाईं ओर घुमाने का क्या बोलते हैं? ध्रुवण घूर्णन का गुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवण घूर्णन का, ऑप्टिकल रोटेशन का गुण बोलते हैं। तथा अगर वह इस पदार्थ जो है, पदार्थ के अंदर ये जो गुण आया उसे ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं, और यह पदार्थ कहलाएगा ध्रुवण घूर्णक पदार्थ। ये टॉपिक खत्म हुआ। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यह आपका ध्रुवण घूर्णकता का कारण, या आप सीधे पढ़ेंगे कायरल कार्बन। कायरल क्या वर्ड पढ़ेंगे हम? कायरल के बारे में, कायरल और अकायरल। ये जो ध्रुवण घूर्णकता या ध्रुवण घूर्णन पाया गया, प्रकाश को राइट और लेफ्ट घुमाने की जो प्रवृत्ति पाई गई, इसका मेन कारण होता है कायरल अणु। कायरल अणु क्या होता है? जो जिसका मिरर इमेज बनता हो। मिरर इमेज मतलब जिसका फोटो जो है उल्टा बने या मिरर इमेज बने, इसका सीधे डिफिनेशन होगा कायरल वह यौगिक कहलाते हैं जो बाएं और दाएं हाथों की बात एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, जो एक दूसरे पर अध्यारोपित
नहीं होते। जैसे ये देखिए, इसका अगर मिरर इमेज देखेंगे, मिरर मतलब अगर आप ठीक से देखिए, अगर मैं कप की बात करता हूं, कप, इसका जो मिरर इमेज होगा, आपको पता होगा मिरर इमेज इसका ऐसे होगा, इसका मिरर इमेज ये होगा, ठीक है। अगर हम ग्लास की बात करें तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो सेम टू सेम होगा। देखिए ये तो अध्यारोपित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा। लेकिन ये अध्यारोपित ऐसे उठा के रखेंगे तो कहाँ अध्यारोपित है, हैंडल इधर, इसका हैंडल उधर, इसी को बोलते हैं हम लोग अनाध्यारोपणीय, यानी वे पदार्थ जो एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, काइरल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइरल। और जो अध्यारोपित हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अकाइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अकाइरल। और जो प्रकाश की समवायता दिखाने का जो कारण बन रहा है वो काइरल ही कर रहा है, क्योंकि यही आपका लेबोरेटरी और डेक्सोरेटरी होंगे। और जैसे स्ट्रक्चर देखते हैं हम, अगर आप इसको देखिए, मेथ एक प्रोप, ये प्रोपेनॉल है, क्या है, 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल है, ठीक है। अगर इसका मिरर इमेज अगर हमारा बनेगा तो मिरर इमेज एकदम सेम टू सेम बनेगा, कोई भी अंतर इसमें नहीं होगा। तो ये जो आपका जो इमेज बना है ये अकाइरल है। ये क्या आपका अकाइरल है। यह जो है पदार्थ के प्रति जो है अपना और समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति जो है ये कोई भी प्रदर्शन नहीं करेंगे, ना वो समतल ध्रुवित प्रकाश को लेफ्ट घुमाएंगे, ना ही वो राइट घुमाएंगे, यानी ना ही डेक्सोरेटरी होगा ना ही लेबोरेटरी। लेकिन अगर यह 2 नंबर का होता है, यानी 2 प्रोपेनॉल होता है, कौन सा होता है, 2 प्रोपेनॉल। मैं 2 प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर बनाता हूं, यहां पे देख लीजिएगा, 1 2 1 2 3 OH। इसका अगर मिरर इमेज बनेगा, OH इधर आएगा और H इधर से आएगा। आप ठीक से देखिए, ये जो है H इधर था राइट साइड और ये किधर हो गया, लेफ्ट साइड होगा। तो ये जो आपका है यह काइरल पदार्थ है और इसमें जो है काइरल कार्बन जो होगा वो ये होगा। यही आपका क्या है, काइरल कार्बन है। दोनों में अंतर आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। काइरल और काइरल में, काइरल वे होते हैं जिसका मिरर इमेज एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होता है, वह काइरल कार्बन कहलाते हैं। और अकाइरल जिसका मिरर इमेज यानी प्रतिबिंबी रूप तो एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाते हैं, वो आपको क्या कहलाते हैं, अकाइरल कहलाते हैं। ये यहाँ पे टॉपिक आपका फिनिश हुआ। अब आगे जो है हम नेक्स्ट स्टेप में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका हाइड्रोहैलोजनीकरण की अभिक्रिया। और आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा हमारा वीडियो। आप लाइक्स, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल का नाम है स्टडी 360 और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको जो है आगे RMGS वुड्स अभिक्रिया, RMGS एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के बारे में पढ़ाऊंगा। तो प्लीज धन्यवाद।